और ये आई कैन वाउच फॉर दैट ऑनेस्टली। यस, रेफरेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, और मैं भी देख के हैरान रह गया था। फिर मैंने इसका क्रॉस रेफरेंस चेक किया कि वाकई क्या ऐसी बात है। तो सम टाइम हमें खुद हैरानी होती है कि हम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जब एक साइड पे हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखते हैं, दूसरी तरफ अपनी अज़्म इस्तक़लाल को देखते हैं, अपनी हिम्मत और जज्बे को देखते हैं, तो फिर बिल्कुल ये खुदादाद सलाहियतें हैं और ये खुदा का बहुत करम है। और ये वाकई एक हौसले हिम्मत वाली और दाद देने वाली बात है कि हमारा कंट्री डे बाय डे प्रोग्रेस करता जा रहा है, और हम सबकी दुआएं हैं कि इसी तरह से बढ़ता जाए आगे, और इंशाल्लाह प्रोग्रेस करता जाएगा। और आज के दिन के हवाले से स्पेशल, जैसे 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है, तो आज़ादी असल मानों में जो आज़ादी है वो अभी तक हम उस एक सफ़र में चल रहे हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए। हमें टेररिज्म से आज़ादी चाहिए, हमें बहुत सारे क्राइसिस से आज़ादी चाहिए। और ज़्यादा खुशाइन बात है, ये खुशखबरी है, खुशाइन बात है कि हम रुके नहीं, हम इन सारी चीज़ों से आज़ादी हासिल करने की स्ट्रगल में हैं, और डे बाय डे हम आज़ादी हासिल करते भी जा रहे हैं, और वन डे इंशाल्लाह हम लीडिंग नेशंस में आ जाएंगे और आ भी रहे हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ अपनी कंट्री के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, पूरे पाकिस्तानियों के फ्यूचर के बारे में। जितने टैलेंटेड हैं, जितनी हिम्मत है इनमें, जितनी रेजिलियंसी है इनमें, बहुत रेजिलियंट नेशन है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम सो ग्लैड दैट यू स्पोक सो पॉजिटिवली अबाउट द होल थिंग, और मैं आपसे पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। और जिस तरह हम यंगस्टर्स हैं, हमारे यहाँ पे सब यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह। हमारे लीडर्स जो हैं, कोई 70 साल का होने वाला है, कोई 65 साल का होने वाला है, वो सब यंगस्टर्स के लीडर्स हैं, और वो सब यंगस्टर्स हैं। तो ये एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एक बडिंग यूथफुल नेशन है, जिसमें कि जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बड़े यूथफुल हैं। तो यू स्पोक सो नाइसली जाफ़र, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू टुक टाइम आउट, और आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी राय का इजहार किया। जाफ़र जा रहे हैं थोड़ी देर में, मिस जाफ़र जाने वाले हैं। आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि जब कुछ चला जाता है तो फिर सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। फिर सारा दिन पूछते रहते हैं हम जाफ़र साहब से, काफ़ी कुछ आप सारा दिन पूछती हैं, वो एक आध बात अभी भी पूछती हैं। सर नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो आदमी अच्छा है, ऐसे ढंग का है ना, बुरा आदमी नहीं है। थैंक यू सर, ये तो आपकी आप कहाँ जा रहे हैं? मंजूरी नज़र है। अभी मैं ऐसी हमारी यूथ कुछ जो भी हमारे पास है, उनसे सीखने और सिखाने के प्रोसेस में जा रहा हूँ। विलिंग वेज के जो आपका रिहैब सेंटर है, उसमें आप ग्रुप करने तो नहीं जा रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने, वही हमारी यूथ है, वही हमारा असास है जिसे हम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो तो लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनको बीमारी नहीं है, उनके साथ तो चलो हम डील कर लेते हैं, मगर जब कोई पटड़ी से उतर जाता है, राह से उतर जाता है, उसको संवारना, उसको दुरुस्त करना तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई मिसाल के तौर पे किसी को कोई नशे की लत लग गई है, या किसी को जो है कोई ज़हनी बीमारी है, आप ऐसी लोगों से डील करते हैं ना विलिंग वेज में, तो उनको दैट्स मोर चैलेंजिंग। यस, इट इज़ चैलेंजिंग, लेकिन अब चीज़ें वक्त के साथ साथ इतनी आसान हो गई है, साइंस ने चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो साथ में उनके सॉल्यूशंस भी आते हैं। अब इतने ज़्यादा सॉल्यूशंस आ चुके हैं कि ये चीज़ें स्किल्स के साथ साइंटिफिक वे में टैकल की जाती हैं, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी महारत के साथ। जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, रिहैबिलिटेशन में, एडिक्शन में, वो ऐसे जो लोग जिन्हें आप कह रहे हैं कि पटड़ी से उतर गए, बड़ी महारत के साथ वापस पटड़ी पे ले आते हैं। और यही बहुत टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल लोग अपनी उसी पटड़ी पे दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं, और यही हमारी सक्सेस होती है। और हम रोज़ ये काम करते हैं, हर रोज़ ऐसे लोगों को पटड़ी पे वापस आते, सक्सेस होते देखते हैं, और हर रोज़ इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, रिजल्ट्स को एंजॉय करते हैं, और ये चीज़ हमारी हिम्मत बनाए रखी है। ज़बरदस्त, वेरी वेल सेड एंड वेरी वेल डन जाफ़र अली। क्योंकि सिर्फ बातें नहीं, काम जो है वो इंसान का खुद जो है सर चढ़ के बोलता है। अच्छा, बस ये बताइए कि आप भी तो ये काम करती हैं, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कैसा महसूस करती हैं जब कोई आपको लगता है, कोई फैमिली आती है यहाँ पे और आपको लगता है कि वो सब जो है घबराए हुए हैं और बहुत एक शेम में भी होते हैं, शेम में होते हैं, किसी को ज़हनी प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं फील करते कि जैसे जिस्मानी प्रॉब्लम, किसी को हार्ट का अर्जा हो गया,
ज़हनी बीमारियों के और नशे की बीमारियां ख़ास तौर पे, कोई अल्कोहलिक है, कोई जो है वो क्रिस्टल मैथ कर रहा है, कोई कोकेन कर रहा है, कोई चर्स कर रहा है, तो फैमिलीज जो है बड़ी घबराई होती है। मगर उनको रीविन करना, उनको वापस रास्ते, उनको यूनाइट करना, उनको एक मोटिवेशन देना, उनको एक उम्मीद दिलाना, हाउ डू यू फील अबाउट इट? सर एक तो ये कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है टेक्स years and years, प्लस वी ऑल नो कि एडिक्शन जो है इट्स ओनली मैनेजेबल। देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू कैन नॉट से कि इट्स क्योरेबल, इट्स मैनेजेबल। तो दैट्स वेरी ट्रू कि फैमिलीज आई होती है बहुत घबराई हुई होती है, शेम होता है, गिल्ट भी होता है, स्टिग्मेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा वो होता है कि स्पेशली बॉयज़ के जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है कि लड़के हैं तो नहीं सर, थोड़ा कंपैरेटिवली लगा भी लें तो खैर है सर, नहीं कंपैरेटिवली आई थिंक यू वुड एग्री कि जो बॉयज़ को एक जिस नज़र से पाकिस्तानी सोसाइटी में देखा जाता है, मैं तो कहता हूँ लड़कों को पता है क्या कहते हैं, ये मुंडा शुंडा कर लेंदा खैर है। मैं तो ऑनेस्टली दिस इज हाउ आई सी। हाँ, लड़के गलत काम करते हैं, स्टूपिड हरकतें करते हैं, ये मुंडा ठीक हो जाएगा तो ब्याह कर दो, ही विल बी ऑलराइट। वो उस पॉइंट तक होता है ना, उसके बाद वाला भी एक फेज आता है फैमिली के ऊपर, जब वो दूसरे फेज में आते हैं कि अब क्या करेंगे, यानी ब्याह भी करते हैं उनकी करिए। हाँ, अब क्या करें, अब तो वो भी गले पड़ गई जो साथ आई थी। तो सर पूरी स्ट्रगल में से गुजरने के बाद इसमें खाली थेरेपिस्ट का वो नहीं होता रोल, क्लाइंट का भी होता है, फैमिली का भी होता है। एंड व्हेन यू सी कि वो भी कंप्लायंस शो कर रहे हैं दोनों, क्लाइंट और फैमिली, वो फिर जो होती है एक विन विन सिचुएशन जब बनती है, देन यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और अचीवमेंट फैमिली को भी टर्न अराउंड करते हैं। सर इम्पोर्टेंट है ना, हो ही नहीं सकता खाली क्लाइंट के साथ काम इज नॉट पॉसिबल, एग्जैक्टली। Thank you very much, Ms. Sera. We will continue from here. बहुत शुक्रिया आपका. I know that you have to go for the group. Thank you very much. हमारा माइक देते जाइए. Sure sir. और उसको आराम से आपने ऐसे अंदर से गुजारना है, जैसे आपने कभी जो अब तो बोल भी नहीं सकते, माइक उतरवा दिया मिस, आपने कभी वो सुई जो है उसके बड़ा मुश्किल काम है ना, तो ये भी उससे ज़्यादा आसान नहीं है, ये भी काफ़ी मुश्किल काम है। हमारे साथ जो है आज के प्रोग्राम में चचा मियाँ भी हैं जिनकी दाढ़ी के बड़े मसाइल हैं। चचा मियाँ आप आएँ और ज़रा माइक भी लगाएं, और भाई अरसलान वो इधर से आ जाइए, इधर से सामने से आइए, छुपेगा कहाँ, आपकी शख्सियत इतनी भारी भरकम है, ये ज़रा इधर आइए, माइक लगाइए, बस ये ख्याल कर लीजिएगा कुचल ना दीजिएगा माइक की तार को, यहाँ पे बैठ जाइए हजूर, ज़रा इधर तशरीफ रखिए, चचा मियाँ का माइक भी ज़रा लगा। अरे चचा मियाँ बोलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, पहले माइक तो लगा लीजिए, ढूंढिए आपके कहीं करीब में होगा, ज़रा अग्गू में देखिए, थोड़ा पिछू में देखिए, माइक इधर ही होगा, देख लीजिए, लगा लीजिए, ये लंबे आदमी का माइक है, ज़रा संभल के लगाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चुटकी की तरह आप सर पे लगा लें और समझें कि ये जो है सर पे लगाने वाली चुटकी है। तो ये चचा मियाँ से जब हम मिलते हैं तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बड़े बड़े लोग आते रहे और जाते रहे, ये जो इसके साथ एक तार है, इसको अपने उस तरफ के पाँव से निकाल लीजिए, हाँ ऐसे अपने पीछे अटका लिया, ये नहीं बचपन में वो खेलते थे। मेरी आवाज़ आ गई? हाँ जी, इनकी आवाज़ आ गई। हाँ जी, अब आप क्या कह रहे थे? हाँ, अब आप एक मिनट, वो कह रहे हैं कि जरा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर। मेरा कैमरा कौन सा है? आपके तो तीन ही कैमरे हैं, जिस कैमरे पे आप नजर डालेंगे वही कैमरा आपका है। ये वाला? अच्छा ये वाला। ओ सबसे पहले बस ये ख्याल रखिएगा चचा मियाँ, हिलना नहीं है, वो कहते हैं हिलनेंगे ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, दाढ़ी के भी मसाइल हो जाएंगे तो मुझे और गाड़ी के भी मसाइल हो जाएंगे। वो दाढ़ी की बात ना करें, वो अच्छा पहले सबसे पहले ने जश्न आज़ादी मुबारक कीजिए। तो सबसे पहले छोटों को बहुत बहुत प्यार, बड़ों को खलूस बरा आदाब, और सबको जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अगर इजाज़त हो तो अब हम भी कुछ सारा बाप ही की इजाज़त। ये इधर मिस हेरा बैठी, इनको भी आदाब। अच्छा हाँ आदाब आदाब आदाब। ये मिस हेरा का ताल्लुक लखनऊ से है। अच्छा कब से है? अभी से है कि पहले से? पहले से, शुरू से लखनऊ। अच्छा क्यों जी लखनऊ से है? मुझे पता भी नहीं लखनऊ कहाँ पे। इनको ये भी नहीं पता कि लखनऊ का है, ये जिस शहर के अंदर रहती हैं वही लखनऊ होता है। अच्छा नहीं, जिस स्टूडियो में होती हैं वो लखनऊ जी, ये लखनवी अंदाज है। आप तो खुद माशाल्लाह
लखनऊ से बड़े वाकिफ हैं? मैं तो पूरे पाकिस्तान जो नहीं, है ना, नहीं, वो एक मिनट लखनऊ, ठहरिए। मैं तो लखनऊ को, बात सुने, मैं लखनऊ को पाकिस्तान में लाने की लाने का सोच रहे हैं? जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि लखनवी अंदाज जो है, जिसमें बांके मियाँ कड़कती सर्दी में जो है मलमल का कुर्ता पहन लेते हैं, जी जी। वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, बांके मियाँ से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, वो अच्छा। बांके मियाँ हैं, हम चचा मियाँ हैं, हम क्यों जाएं? वो आए मिलने हमसे। आप कहते हैं कि चचा मियाँ जाए मिलने। चचा मियाँ, ये तो देखिए ऐसी बात नहीं है, हमें मोहब्बतें जो है बढ़ाने के लिए, हाँ। खलूस बढ़ाने के लिए, जब हम दूसरों से कोई चीज़ की तवक्को रखते हैं तो उसी तरह का रवैया हमारा भी होना चाहिए। अगर हम सब देखिए, बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, आपने एक दुखती रग छेड़ दी। जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। जी जी। देखिए चचा मियाँ, इस पे मुझे आपका मशवरा चाहिए। गो कि आप भी क्योंकि इस सेटअप में काम करते हैं, तो अब आप भी काफ़ी नफ्सियाती तौर पे माशाल्लाह मशवरे दे सकते हैं। सवाल आपसे मेरा ये है कि जब हम मुआशरे में और रिश्तों में दूसरों से ये तवक्को लगा लेते हैं, मामला रुक तो नहीं रहा, अक्रोमे का मसला है। तो अब जब हम दूसरों से और रिश्तों में ये तवक्को, ये दोनों से आपसे सवाल है, जी जी। ठीक है, चचा मियाँ से भी और मिसरा से भी, जी जी। जब हम ये तवक्को वाबस्ता कर लेते हैं कि चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कि दूसरे जो हैं वो आके पहल करेंगे, अगर हमारा कोई झगड़ा हो गया, हमारी कोई आपस में इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफ राय हो गया, तो वो पहल करें। हम अपनी अना को लेकर अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेते हैं और हम कहते हैं भाई मैं क्यों करूँ, मेरी ख़ता नहीं है, मेरी गलती नहीं है, दूसरा पहल करें। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे पहले पूछूंगा चचा मियाँ कि चाहे कौम हो, चाहे मुल्क हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे वो हमसाए हों, चाहे रिश्तेदार हों, क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। ये जो है, हमें ये ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। हमें पहल तो हमें करनी चाहिए। मोहब्बत में, किसी की दोस्ती में, किसी को मनाना हो, सबसे पहल हमें खुद करनी चाहिए। ये जो चचा मियाँ कहते हैं ना, चचा मियाँ की तो हर बात एक मजाक होती है, उनकी लड़ाई में भी जो है ना एक मोहब्बत होती है। तो इस लिहाज से अगर कोई बांके मियाँ हमारे पास आएंगे तो हम उसकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। मसलन आप मेहमान नवाजी में आज हमारे लिए आप क्या, आपकी टोपी में बड़ी चीज़ें छुपी होती हैं। वो बस आज टोपी खाली ही है, तो आज सिर्फ दिल भरा हुआ है। आज बस दिल है, आज दिल लेके आया हूँ। कोई डब्बे शब्बे भर के तो नहीं लाए? नहीं, तौबा जी, तौबा। डब्बियों के तो हम खिलाफ हैं। अच्छा। हम, आपको पता है, हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन डब्बियों के बहुत खिलाफ है और इसके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई भरी हुई चीज़ कोई आपको पसंद हो, दिल मोहब्बत से भरा हुआ दिल। बस दिल काफ़ी है, काफ़ी है। हर मीठी चीज़ कभी आँख भर आई हो आप? क्या कोई हाँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या जब आपकी आँख भर आई हो? हाँ, वो तो भर आती है आँख। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होती है, नफ़रतें देखता हूँ, फ़िरका परस्ती देखता हूँ, बल्कि अब फ़िरका परस्ती तो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन एक ये जो सियासी जमातें हैं, अवाम का सोच, 22 करोड़ आप बता रहे हैं अवाम है, और ये 22 करोड़ अवाम की बजाय आपस की लड़ाइयों में, आपस की कुर्सी में लगे हों, ये कोई करने वाली बात है? इस पे आँख तो फिर भर आती है। सही बात है। मेरा दिल करता है कि ये जो उर्दू है ना, हरूफ तहजी, जी जी, उसमें से कम जो रे का लफ्ज़ है उसको तो गायब करा दूं मैं। ये बड़ा मसला है। आमिर याद ये देखना, यानी लखनऊ की ऐसी की तैसी जो लाहौर का। अच्छा, लाहौर को लाहौर वाले फिर लाहौर क्यों नहीं कहते हैं? वो ये भी हो जाता है चचा मियाँ कि करे थे चिड़ी बैठी फुर्र करके उड़ गई। जी जी हैं, यानी कि घड़े पर घड़ा गए आप। देखो, मुझे बाहर कोई बुलाने आया है। अरे नहीं चचा मियाँ, क्या तो सही। देखिए मुझे कोई बुला रहा था। देखिए आप, एक मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें क्या ऐसा मैंने कह दिया। देखिए सिंपल सी है, आपने कहना है घड़े पर चिड़ी बैठी फुर करके उड़ गई। तो उड़ने दे उसे, क्यों आप ये एक सिंपल में साहब कहिए। हाँ, आप घड़े पे चिड़ी बैठी फुर करके उड़ गई। घड़े पर चिड़ी बैठी फुर करके उड़ गई। सिंपल इज दैट। शी इज आल्सो फ्रॉम लाहौर, शी इज नॉट फ्रॉम लखनऊ।
ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। नहीं, अच्छा क्या है यार, कह के ना देख। नहीं काफी है इतना, और काफिया नहीं मिलाने को कहा। 2 दफा चिड़िया नहीं उड़ती, बस एक दफा उड़ती है। अरे वाह, चिड़िया सही बोल दिया आपने। नहीं सही बोला, फिर गलत वो कहते हैं। अच्छा मैं साहब को बताएं जो जिसका इन्होंने बड़ा अच्छा वो कहते हैं मेरे साथ, आप मिलकर आप चले। अच्छा मैं साहब बताइए, ये जो मैंने अभी बात की थी जिसमें ईगो आ जाती है एंड वी एक्सपेक्ट अदर्स, वी थिंक एज इफ अगर जिसने पहले दूसरे को मनाने की कोशिश की वो चाहे कुछ छोटा हो गया, उसकी कुछ सुबकी हो गई, उसका कुछ कद छोटा हो गया, ऐसा कुछ होता है वैसे? सर ईगोज़ ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं इंसान के अंदर, और ईगो के साथ और बहुत सारे और कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एग्रेशन है किसी की पर्सनालिटी में, मतलब पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, तो ऑब्वियसली वो 2 स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स जब पर्सनालिटी के अंदर मिल जाएंगे तो उसकी जो ये वाली साइड होगी कि वो मतलब कि मनाने वाली, ये वाली की ये वाली फिर के आगे बढ़ के पहल करके मनाने वाली या फॉरगिव करने वाली या लेट गो करने वाली, तो वो जो दूसरी साइड है वो उसको डोमिनेट कर जाएगी। इट्स वेरी नेचुरल। प्लस सर मेरा ख्याल है पर्सनल के हम किसी को, हम एक ये जनरल रूल नहीं बना सकते कि पहल किसी और को ही करनी चाहिए या जिसकी गलती होती है उसको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये उन्हीं दोनों को डिसाइड करना है कि उनमें से पहल किसने करनी है मनाने की। मुझे एक बात रियलाइजेशन नहीं आएगी ना मुझे सर। एक बात याद, वो और सर मेरे ख्याल में ये, मैं मिस से बात करूं, आप कह रहे हैं जल्दी से बात। और सर मेरे ख्याल में ये मिस वैसी कम बोलती हैं तो बोल रही हैं तो बोलने दें। हाँ जी बोले। और सर मेरे ख्याल में ये इनेबलिंग भी होगी कि अगर आपकी गलती नहीं है और आप मना रहे हैं, 1 दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा भी नहीं, ये सोच के कि जी हम साइकोलॉजिस्ट ये सोच के कि हम जो हैं वो क्या कहते हैं एक हकूक़ को अदा कर रहे हैं, या जो भी होते हैं हमारी ये टिपिकल कॉन्सेप्ट कि पहले पहल करनी चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए और बड़ी बड़ी बातें हैं ना। नो आई डू बिलीव इन दैम, बट ये नहीं, वो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करती जो मैं कर ना सकूं या जहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या करें? सिर्फ करें ये कि इवेल्युएट करें सिचुएशन को, अगले को इनेबल नहीं करना हमने कि डिसेबल करना। चाहे रिलेशनशिप डिसेबल हो जाए। रिलेशनशिप ऐसे डिसेबल नहीं हो जाते सोचने से खाली। अच्छा जी, उन रिलेशनशिप्स में कुछ नहीं होता फिर ही वो डिसेबल होते हैं। देखिए नाजरीन, कौन सा कैमरा भाई? नाजरीन ऐसा है कि ये पाकिस्तान 14 अगस्त पे हमारे पास सच्चे खरे यूथफुल लोग भी हैं जो सच हक को कहते हैं और हक के अलावा कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो मिस हिरा शाहिद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद है, उधर चचा मियाँ भी मौजूद हैं। तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि ज़ोर से जो है हाफिज़ उमैर साहब ने ब्रेक लेने को कह दिया है, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पलट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. चाहता तो हूं पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल से अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धो के जाना।
राइट, जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं 14 अगस्त की इस ख़ास ट्रांसमिशन में विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे। और जैसा कि आप जानते हैं, जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मिस हिरा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट विलिंग वेज, और चचा मियाँ जो कि बज़ात ख़ुद एक इंस्टीट्यूट हैं, अपनी ज़ात में एक शोरा आफाक शख्सियत। चचा मियाँ, वो बताइए कि जिस ज़माने में आप अलीगढ़ कॉलेज में जाते थे और वहाँ भी तालीम हासिल करते थे, कुछ उसके मुतालिक हमें बताइए। वहाँ तालीम हासिल करता, वहाँ तो मैं तालीम देता था। अच्छा, माशाल्लाह, अलीगढ़ में आप पढ़ाते रहे? हाँ जी, मैं पढ़ाता। ज़बरदस्त। हाँ। तो ये कब का दौर? और ये भी बताइएगा कि आपका जो कॉलेज था अलीगढ़ जहाँ पे आप पढ़ाते थे, उसकी बुनियाद किसने रखी थी? ये तो आप ज़रूर बताएंगे। हाँ, उसकी बुनियाद हिल गई, बुनियाद मुझे लगता है थोड़ी सी हिल गई। पढ़ाते रहे हैं ना आप वहाँ? हाँ। तो बताइए ना। मुझे बुनियाद से क्या था, मैं तो बस पढ़ाता था ना। मैंने तो बस पढ़ाना था, मुझे बुनियादों से क्या आप लेना देना, मतलब बुनियादों से कोई आपको शगफ नहीं है? नहीं, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि किसने किस चीज़ की बुनियाद रखी है। बाकी किसी ने रखी ज़रूर, रखी ज़रूर। वो बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने रखी थी, लेकिन मुझे। अच्छा, मैं आपको कुछ हिंट्स दूं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सफ़ेद बारिश। अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं, अगर आप चाहें तो यू कैन फोन अ फ्रेंड, यू कैन टेक अ पब्लिक पोल, यू कैन डू 50-50 फ्लिप अ क्वेश्चन। ये साथ वाला आप पूछे उनसे पूछे। देखिए, इधर देखिए भी बासे भाई, आमिर हयात और अरसलान, माशाल्लाह बहुत ही सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे मौजूद है। हर कोई अपनी ज़ात में एक मुकम्मल शख्स है। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने रखी? इधर तो देखिए चचा, इधर देखिए, नाम तो सही लीजिए। उसका नाम अलीगढ़ था। अलीगढ़ नहीं था, वो अलीगढ़ नहीं था। अरे बार पकड़ लेते हैं डॉक्टर साहब। मैंने तो कहा हरूफ तहजी से निकलवा देते हैं। अच्छा, चलिए पूछिए, वहाँ पूछिए, यहाँ पूछिए। अच्छा चलिए, अलीगढ़ से पूछ बोले। देखिए, वो ना, मैं ये पूछ रहा था, ये वासिफ साहब जो है ना प्रॉम्प्टर, इनको निकालना पड़ेगा यहाँ से, ये जानते हैं। कौन सा कॉलेज था? वो नहीं, कॉलेज तो जो भी था, ये याद कीजिए कि उन्होंने बताया क्या है, क्योंकि नकल के लिए भी हम एक दफ़ा एक पर्चा दे रहे थे, तो अब वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, तो हमने सोचा कि नकल लगाते हैं। तो हमने क्या किया कि वो उनको कहा कि भाई को बूटी वूटी दे दे, हैं? तो जब उन्होंने बूटी दी तो उसके ऊपर ऐसे हाथ, गाइड थी ना, गाइड की होती है, उस पर ऐसे निशान बना था। तो जो साथ थे साथ उन्होंने कहा यार मुझे भी दे दो। तो हमने कहा यार हमने तो काम कर लिया, ये लो ऐसे मरोड़ के नहीं करते। आपको तो याद ही होगा, आप पीछे ही बैठे थे, हमने कहा ये पकड़ो, ऐसे ही करते थे ना। तो एग्जामिनर जो है वहाँ पे आ गया। अच्छा, ये चचा मियाँ थे मेरे साथ, पीछे बैठे हुए थे। अलीगढ़ की बात मैं बता रहा हूँ, है ना। दोनों को हमें रस्टिकेट कर दिया था उन्होंने। मैंने कहा यहाँ पे अलीगढ़ जैसे ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट में आप तो नहीं थे, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप तो ऐसा काम करते ही नहीं थे आपने। और नकल कभी है? नहीं, मैं तो जाते नहीं था पेपर देने, कोई और चला जाता था। मेरे नाम पे, चचा मियाँ के नाम पे कोई और दे जाता था। शाबाश चचा मियाँ। तो वो ना, उन्होंने क्या किया कि गाइड पे ऐसे निशान बना हुआ था ऐसे हाथ का, उन्होंने वो भी बना दिया, जिसको कहते हैं सही छापा लगाना। तो चचा मियाँ, आपसे क्या बात हो रही थी कि वो जो अलीगढ़ का कॉलेज था, बस अलीगढ़ हो गया, बस सब कोई और बात हो रही थी। ओ भाई, वो बता रहे थे आपको कि उसकी बुनियाद किसने रखी थी, जो आप बुनियादों से डर रहे थे। अच्छा, मैं कॉलेज का सुन तो लिया होगा। वो वाला कॉलेज जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, उसकी बुनियाद किसने रखी? बताया उन्होंने अभी, अलीगढ़ की। हाँ, ये वाला कॉलेज, सर सैयद अहमद खान। ओह, जानते हैं ना? ठहरे, सर सैयद को तो जानते हैं ना? कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? जरा सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के 2-4 वाक़यात सुना दीजिए। सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी के 2-4 वाक़यात, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, इकट्ठे 4 आपको देखे। क्या डॉक्टर साहब, आप चचा मियाँ के साथ चलिए छोड़ दे।
मुझे ये बताइए कि मिस हिरा, आपने मास्टर्स किस कॉलेज से किया था? ये सवाल साइकोलॉजी में मास्टर्स आपने किस कॉलेज से? बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। और आपने अपनी पीएचडी किस कॉलेज से की? मैंने खुद ही कर ली थी। अच्छा, मैंने खुद ही कर ली। प्राइवेट की थी? प्राइवेट खुद ही कर बैठे कर ली थी। हाँ, पीएचडी मैंने कहा चलो अब कर लें तो ज़्यादा ही बेहतर है। हाँ, बहुत देर हो गई। आपने उनको कहा कि किसी ने आके आपके कान में कहा कि चाचा मियाँ कर लो तो आपने कहा मैंने कर लिया मैं तुम्हारे कहने तुम्हारे कहने से पहले ही कर लिया हमने पीएचडी कर लिया मियाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए मिस कि आपने इससे पहले बैचलर्स किया था, वो किस स्कूल से या कॉलेज से किया था? कनेड से। आप भी तो कनेड जाते रहे, बड़ा मशहूर कॉलेज है। क्या आपकी आज आप पुराने ज़माने की बातें हमारे क्यों? चाचा मियाँ, मुझे आपने खुद बताया था कि आप तकरीबन रोज़ाना कनेड जाते थे। भाई वो ये क्यों आप हमारी पुरानी बातों पिछली ज़िंदगी के पीछे पड़ गए हैं? मतलब आप बताएं थोड़ा। वो आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है। जी जी, ओह क्या किसका नाम? आप क्या आप मुझे आज़ाद भी रहने देते? आज़ादी वाले दिन तो नहीं, ज़ौजा मोहतरमा नहीं तो है वो। फिर अगर उन्हें पता लग गया, उन्होंने शो देख लिया, उन्हें फ़ोन कर देना जैसे पिछले शो में किया था। याद है तो कोई बात नहीं, आजकल का ऐसा ज़माना है कि मोबाइल फ़ोन है। अच्छा, वो भी तो कनेड कॉलेज में ही थी ना? हाँ नहीं, वो तो कनेड कॉलेज में थी ना, या लाहौर कॉलेज में थी ना? मैंने नहीं पूछा कि वो कहाँ कौन से कॉलेज में थे, मैं पूछता ही नहीं उनसे। बस मैं खुद कभी कभी तलाश करने। हाथ किसको छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कनेड कॉलेज जो था ना, लाजमी नहीं कि किसी काम के लिए ही बंदा जाता है। वहाँ हो सकता है मैं किसी ज़माने में रेडी लगाता हूँ, रेडी लगा के जाता। क्यों रेडी? किस बात की लगाते? गोलगप्पों की रेडी लगाता था। चचा मियाँ गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। कभी कभी ये भी काम करने पड़ते हैं। और आप मेरे पोल खोल रहे हैं, आप नाजरीन को बता रहे हैं ये किसी और चक्कर में कनेड कॉलेज जाते। भाई चचा मियाँ ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं रहे। ठीक हो गया चाचा मियाँ। अच्छा चाचा मियाँ, इससे पहले कि आज के प्रोग्राम से आप इजाज़त लें, हमें हमारे नाजरीन जो हैं, आप माशाल्लाह जैसे आपने बताया अलीगढ़ कॉलेज में आप पढ़ाते रहे हैं, कनेड कॉलेज में आप जाते रहे हैं, और भी कोई कॉलेज हो तो बता दीजिए। वो फिर अगले प्रोग्राम में भी रखे ना, आज सारा साल में मुझसे पूछने से। अच्छा, रावियन भी तो आपको कहा जाता है अक्सर? हाँ वो रावियन, अच्छा रावी पे भी मैं जाता था। हाँ रावी पे भी कई दफ़ा मैं वहाँ पे मैंने मछलियाँ भी पकड़ी हैं, फिर मैंने वो कश्ती रानी भी की है, और इसलिए मुझे लोग रावियन कहते हैं। मैं रावियन भी जाता। कश्ती रानी और दिल का राजा चचा मियाँ। चचा मियाँ, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। अगर मिस हिरा आपको इजाज़त दें तो आप प्रोग्राम से जा सकते हैं। मैं जाऊँ? वरना मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। मेरा तो जी चाहता है कि आज का प्रोग्राम आप ही के नाम करें। नहीं, लेकिन अलीगढ़ और ये चिड़िया उड़ने वाली बातें, ये अगर आपके साथ हुआ तो ये होता रहेगा। इसलिए इससे बेहतर है कि मैं फिर आदाब कह के निकलता हूँ। वैसे देखें, बात सुने चचा नहीं, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये बात नहीं करूँ तो अच्छा। हाँ, अब ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप बात चिड़िया का जिक्र कर रहे थे ना, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि हमारे एक बड़े अच्छे मुबस्सिर हैं, टेलीविज़न पे आते हैं, नजम सेठी साहब। अक्सर चिड़िया उनको आके बातें बताती है। अच्छा। और या फिर आज चिड़िया का इतना जिक्र हमने प्रोग्राम में कर लिया, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में भी, किसी ने आपको कहा होगा वो देखो चिड़िया फुर करके उड़ गई। तो लेकिन वो फुर करके वो कुछ मेरी जेब से लेके भाग गया होता था। मुझे कहते वो देखो वो चिड़िया फुर करके उड़ गई। जब मैं उधर देखता था तो इधर फिर जेब फुर हो गई होती। ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ होगा? आप तो माशाल्लाह कई दफ़ा जो है बसों में या हजूम में जब आप ट्रैवल कर रहे होते होंगे, खुदा न खास्ता आपकी किसी ने जेब तो नहीं काटी होगी? कुछ होगा तो काटेंगे ना, उसमें होता ही कुछ नहीं था। नहीं, ये मुझे बताइए चाचा मैं, ये आपसे मैं जाते जाते एक बड़ा सीरियस नोट पे, यानी 5,000 के नोट पे है आपके पास? 5,000 का क्या? 10,000 वो कैसा होता है? पहले मुझे उसकी शक्ल का डिज़ाइन बताएं। 5,000 का नोट? नहीं, मैं सीरियस नोट की बात, सीरियस नोट पे मेरे पास भी नहीं है, यकीन कीजिए। तो फिर छोड़। अच्छा सुने तो सही, मुझे ये बताएं कि जो लोगों की जेबें कट जाती हैं, ये क्या कौन कौन सी इकसाम हैं जो
अवाम की जेब काट लेते हैं या लोगों की जेब काट लेते हैं। इकसाम पे कुछ नज़र करते जाइए, आप कुछ बता दीजिए। आपका बड़ा जो है गहरा मुशाहिदा है और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अदवार रहे हैं तारीख़ से, बहुत गहरी आपकी जो है उसके साथ काट है और बहुत आपकी पढ़ाते भी रहे आप शायद तारीख़, किस जगह पे? उधर जहाँ पे जो आप पूछ रहे हैं वहीं पर। तो आप बताइए कि ये जो लोगों की जेबें कट जाती हैं, ये कौन काट लेता है जो लोगों की जेब? सर जी मुझे क्या, मेरे वाकफ तो नहीं है जो काटते हैं। मैं तो नहीं जानता ये कौन है। बाल जो ये करते हैं ये अच्छा नहीं करते। किसी गरीब के, किसी ने किस तरह अपनी दिहाड़ी कमाई होती है, किसने किया, क्या कमाई होती है? दिहाड़ी। यार ये अरे कब पीछा छोड़ेगी मेरा। ठीक हो गया। तो समझ गया, बात तो आपकी समझ। हाँ, तो डॉक्टर साहब इससे बेहतर कि आगे और अरे और रे आए कि मैं फिर निकलता हूँ फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका चचा मियाँ, आपके प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते जश्न आज़ादी इस पर ना रहे, जश्न आज़ादी मुबारक का एक पैगाम दे दीजिए। जश्न आज़ादी सब दोस्तों को, सब साथियों को और पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जश्न आज़ादी मुबारक। और अपनी आज़ादी में उन लोगों को शामिल करें जो वाकई दुखी लोग हैं, जिनको मतलब कह लें कि कोई लोग अपने पास बुलाना पसंद नहीं करता, या उसके साथ कोई नफ़रत है या किसी से कोई झगड़ा है, तो आप पहले पहल करें, आप उनके पास जाएं, उनको मना के लाएं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी के साथ मुसलमान भी हैं, और मुसलमानों के अलावा जो मुसलमान भाई नहीं हैं हमारे, उनसे भी मोहब्बत और यकजहती का इजहार करें। तो इसके साथ ही चचा मियाँ को इजाज़त दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे चचा मियाँ को फिर रे और अरे का सामना करना पड़ेगा। तो माइक उतार के जाएगा, हमारा माइक साथ ना लेके जाइए। माइक मैं यहाँ उतार के जाऊँगा। बस माइक ही उतारिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बस ये मैं आपसे पूछा, चचा मियाँ थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मिस ये जो आप बता रही थी हमें, बल्कि चचा मियाँ बता रहे थे हमें कि किस तरह से बात उनसे हम करते करते बात हम जेब काटने की कर रहे थे। कभी कभी ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है, ये आपने सुना ब्रेन ड्रेन? ये ब्रेन ड्रेन पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। ब्रेन ड्रेन ये तो एग्जॉशन की स्टेट लग रही है कोई, ये इंसान इतना एग्जॉस्ट। क्योंकि ये जो मामला है, वो देखिए सलीम भाई आ गए। सलीम भाई आइए, सलीम भाई आ जाए। सलीम भाई को माइक लगाएं, सलीम भाई आ जाएं। सलीम भाई को मैंने ख़ास तौर पे सुबह रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था सलीम भाई आपने हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आना, ज़रा सलीम भाई का यार माइक लगाएं। उठे आमिर याद लगा दें सलीम भाई का। तो चचा मियाँ के बाद मिस्टर मैं ब्रेन ड्रेन की बात कर, जितनी देर में वो सलीम साहब को लगाते हैं ना माइक, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि 2-3 इसके पहलू हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन ये है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग PhDs करते हैं, लोग जो हैं वो काबिल हैं, तालीम हासिल करते हैं, टैलेंट बहुत है, और फिर वो हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, सकूनत इख्तियार कर लेते हैं, और वो जहाँ पे भी जाते हैं अपना सिक्का तो मनवा लेते हैं। मगर पाकिस्तान से वो क्योंकि दूर चले जाते हैं तो वो पाकिस्तान से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, फ़ायदा नहीं उठा पाता। एक ये सवाल था। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल था कि जिन लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी चलती रहती है, हर वक्त जो वो नेगेटिव ख्यालात, यार वो तूने फ़ोन देखना था कि फ़ोन अगर कोई आ रहा है तो मुझे बताना था, ठीक है, हाँ अगर आए तो बताना। तो ये जो लोग जो है बहुत हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी से, मनफी सोचों से जहन में जाले लग जाते हैं, और जो वो कर सकते हैं, उनका ब्रेन जो केपेबल है करने का, वो कर नहीं पाता है। यानी कि एक तरह से उनका भी ब्रेन जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। सो एक तो है फिजिकली पीपल मूव आउट ऑफ द कंट्री and that is a brain drain. The other is that people who live in Pakistan but are always involved in negative activities and negative pattern of thinking, they do not meet their potential, and that is also a kind of brain drain. मैंने कहा जरा इंटेलिजेंट सवाल थोड़े से बेसिक जो है हिरा से किए। सर आपने खुद ही एक्सप्लेन तो कर दिया। अरे कहाँ किया मैंने, for God's sake आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सर ऑब्वियसली जब जी
मैं कॉल नहीं लेने वाला, आप बात कीजिए। सर जैसे आपने कहा कि जो यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग होते हैं और दे आर बीइंग कॉल्ड बाहर की कंट्रीज़ में, आप खुद चले जाते हैं। जैसे हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, टीवी पे अक्सर आ रहा होता है, ओ लेवल्स में इतने ग्रेड लिए, उनको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, ए लेवल्स में लिए, इस तरह करके फिर यूनिवर्सिटीज़ में खुद ही पेरेंट्स का भी यही एम होता है कि अगर बच्चा बहुत आउटस्टैंडिंग है या ब्रिलियंट है या वो हमेशा से अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो उसको बाहर ही भेजें। मतलब उनके एक ज़बान पे जनरलाइज्ड कुछ टर्म्स होती हैं कि इसका फ्यूचर बाहर ही है, यहाँ पे नहीं है। तो जब खुद से ही आप अपने कंट्री को डिग्रेड करेंगे कि बच्चे का फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पे, तो बच्चे तो मॉडलिंग और लर्निंग के थ्रू सीखते हैं ना, तो उनके जहन में भी ये बात बैठ जाएगी और उन्होंने उसी चीज़ को आगे लेके चलना है जो पेरेंट्स ने इनकलकेट करने उनकी माइंड में। और फिर जब वो बाहर जाएंगे और वो आगे जाके उनके बच्चे होंगे, दे विल ट्रांसफर द सेम थिंकिंग पैटर्न्स। और वही जो आप नेगेटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, वो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ही है कि हम अपनी नेगेटिविटी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने हर एक्शन में, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो किसी और का कोई एक्शन हो या किसी और की कोई थॉट हो। लेकिन क्योंकि हमारा अपना जहन इतना नेगेटिव हुआ होता है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचता है? खुद को पहुंचता है। वो कहते हैं लोग अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, तो वो अब बेसिकली अपने आप को हार्म पहुंचा रहे होते हैं। दूसरे तो एक या दो दफ़ा उस हार्म से इफेक्ट होंगे, बट इवेंचुअली दे माइट लर्न टू गेट आउट ऑफ इट। और फिर वो वाले लोग भी हमारे बहुत होते हैं जो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ, वो बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं। मैंने देखे या ढीठ कैटेगरी जो होती है, मैंने देखे हैं ऐसे लोग। हमारे पिछले दिनों में यहाँ पे विलिंग वेज फेसबुक पेज के फोरम पे एक डेंटिस्ट आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि दांत जो है उनको साफ रखना चाहिए, टूथब्रश करना चाहिए, फिर उसके बाद फ्लॉस करना चाहिए। वो ऐसे करके ना धागा लेके उसमें, ये जो लोग होते हैं जो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं, इनको भी मैंने देखा, ये अपना दिमाग साफ रखते हैं। ये क्या करते हैं कि ऐसे कपड़ा पकड़ते हैं, यहाँ से घुसाते हैं, यहाँ से निकालते हैं और कपड़े को यूँ करते हैं, माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ज़हन उनका बिल्कुल साफ रहता है। ऐसे भी आपको सर्दी लग रही है भाई, मिस्ट फ्रीज हो रही है, ज़रा से ऊपर करें। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई का मैं तारुफ कराता चलूँ। सलीम भाई जो हैं, ये जो भी हवा रोशनियाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे, जितने भी कुमकुमे और जितनी भी लाइट जल रही है, सलीम साहब जो हैं ये उनकी बरकत से है। और सलीम साहब जो हैं वो हमारी लाइट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। और सलीम साहब मुझे ये पता चला कि हिडन टैलेंट जो है आपका ऐसा भी है कि आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं। सर पहले तो बहुत अच्छा गा लेता था, अब तो एज के साथ आपको पता है। नहीं एज का क्या है, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर सदाकत जो है वो उनके आने की कोई मुझे खबर मिल रही है। जी जी। तो आप परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं मैं परेशान टैलेंट डॉक्टर साहब के साथ तो हमारा तल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और बड़ा प्यार करते हैं उनसे। तो मुझे ये बताएं कि आज मैंने आपकी जो है ना बड़ी तारीफ़ सुनी थी डॉक्टर साहब के साहबजादे से, मैंने सुना था कि आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, मानी सदाकत से मैंने सुना। तो मैं उस दिन से इस चक्कर में था कि आप क्या गाना सुनो, तो मैंने ख़ास तौर पे सुबह आपको कहा था कि आज आपने गाना सुनाना। थैंक यू जी। तैयारी शारी तो नहीं है, बहरहाल इंशाल्लाह सुनाएंगे। तो कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए। थोड़ा सा वो जाने आपको ये आगे करूँ, ये तो थोड़ा सा अब वहाँ चला जाऊँ जैसे नहीं, वहाँ तो फिर आपकी शक्ल नहीं ना आएगी। अच्छा ये ज़रा झुकना पड़ेगा आपको अगर आप ये कहें। और ये हैं लो भाई आमिर हयात, ये ज़रा उठाएं मेज़ और इनके सामने रखें और देखें। बल्कि एक और मेज़ थी यहाँ पे, वो कहाँ है लकड़ी वाली, वो नहीं है यहाँ पे। अब ये पता नहीं सलीम साहब ये टिक टिक इसमें से आवाज़ें कैसे आएंगी, देखें आपके हिसाब बनता है कुछ? ठीक है, ठीक चल जाएगा। ठेका लगाएंगे, ठेका साथ लगेगा है, चल जाएगा। लो जी नाजरीन, सलीम साहब जो है उनका ठेका ज़रा हम सुनते हैं। और आज मैं भी पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, मगर मुझे इतनी बावसूख ज़राए से पता चला था कि माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं। तो प्लीज़ गो हेड। ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जो लोग बाहर होते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी बाहर होते हैं, वो हम मैं नहीं है आज, और चूँकि वो परदेसी हैं, तो उस हवाले से मैं
कित गई पिंड दियां टालियां ते बेरियां कित साडे पीपलों दी छां गई कित गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां कित साडे पीपलों दी छां गई डालरां फुलाइयां तैनूं टालियां ते बेरियां दूर तैनूं पीपलों दी छां गई परदेसी परदेसी होया वे दिल चीर गया वे कित गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां कित साडे पीपलों दी छां गई जदों अपने देश दा जहाज उत्तों दी लंघदा वे जदों अपने देश दा जहाज उत्तों दी लंघदा वे फिर यादां दा इक नाग दिलों ते डंगदा वे आउण दी तरीक तेरी वारियां तो आई ना आउण दी तरीक तेरी वारियां तो आई ना अज चला हो मुक जा गई ओ परदेसी होया वे दिल चीर गया वे कित गई पिंड दियां टालियां ते बेरियां कित साडे पीपलों दी छां गई डालरां बुलाइयां तैनूं टालियां ते बेरियां दूर तैनूं पीपलों दी छां गई परदेसी परदेसी होया वे दिल चीर गया वे अमड़ी नूं तेरी याद मसहरा आउंदी अमड़ी नूं तेरी याद मसहरा आउंदी गल ला के फोटू तेरी बुक बुक रोंदी खसमां नूं खाण दी बसब मजबूरियां खसमां नूं खाण दी बसब मजबूरियां सदक जरूस तेरी छां गई परदेसी होवे दिल चीर गया वे आए कित गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां कित साडे पीपलों दी छां गई डालरां बुलाइयां तैनूं टालियां ते बेरियां दूर तैनूं पीपलों दी छां गई परदेसी परदेसी होया वे दिल चीर गया वे जबरदस्त तालियां जी सलीम साहब छा गए हो तुसी ते मेला लुट लिया बड़ी मेहरबानी बहुत जबरदस्त बहुत मजा आया तो सलीम साहब ये जो गाना आपने गाया है बड़े दिल से आपने गाया है और मुझे वो तमाम पाकिस्तानी जो इस वक्त आपको पता है ना हमारा ये जो फेसबुक पेज है विलिंग वेज का ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है ये क्योंकि इंटरनेट पे है तो दुनिया भर से लोग आपको सुन रहे होंगे और मुझे उम्मीद भी है और यकीन भी है कि बहुत सारे लोग आपकी इस गाने की जो आवाज़ है वो अपने दिल में महसूस कर रहे होंगे। आपको कभी इत्तेफाक हुआ आपके कोई अजीज़ बाहर गए हों? हाँ जी बाहर हैं अजीज हैं तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान से दूर रह के वो खुश होते हैं? वो कभी कभी डिमांड भी करते हैं ख़ुसूसन इस गाने की ठीक कहते हैं जी वो थोड़ा सा गुनगुना दें। तो आप सलीम साहब अपने जितने भी इस वक्त हमारे विलिंग वेज के सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनको जश्न आज़ादी पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? हैप्पी मनाएं भी ये 14 अगस्त है ख़ुसूसन ये खुशी का दिन है जी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे बड़ों की बेशक तो खुशी मनानी चाहिए और मैं इस हक़ में हूँ कि बिल्कुल जो है ना हमें ये प्रोग्राम करने चाहिए ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो है ना वो इससे मुस्तफ़ीद हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बहुत मज़ा आया आपसे ये गाना सुन के वी रियली
enjoyed it, thoroughly enjoyed it. बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, सदा खुश रहें, हमेशा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। लो जी मिस हिरा, यहाँ पे एक कॉल भी आ रही है, काफ़ी देर से आ रही है, तो हम ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मिस, आपका क्या हाल है? फरी, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, और आपका शो एंजॉय कर रही हूँ अभी। आपको कैसा लग रहा है हमारा शो? आज हमने डिफरेंट तरीके से, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर केक काटा था, उसका फुटेज जो है वो भी आप शायद देख सकते हो। और आज आपका वो ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, ये तो बैकग्राउंड पहले भी बहुत अच्छा था, उसमें वो जो एक पाकिस्तान का फ्लैग उसमें आप लोगों ने लगाया हुआ था जी, और उसके बाद आप लोगों की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी है, और जो अभी चचा मियां के साथ आपकी डिस्कशन हो रही थी चिड़िया वाली और वो सब एडिटर वाली, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। और अभी ये जो सलीम साहब ने गाना गाया है, ये तो आउट क्लास था, मज़ा आया आपको? ये हमारे सारा ये इंडिजिनस टैलेंट है, ये हमारे विलिंग वेज में ये सब लोग अपने अपने काम भी करते हैं और साथ में हमारे साथ शिरकत भी कर रहे हैं। तो इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर सदाकत को, जिन्होंने इतनी अच्छी टीम इकट्ठी की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर सदाकत की जो बहुत सी बातें, उनमें एक ख़ास बात ये है कि वो हमेशा ट्रस्ट करते हैं और बिलीव करते हैं कि लोगों के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, और अगर उनको नरिश किया जाए, उनको एक जज्बा दिया जाए, उनको एक पैट ऑन द बैक दी जाए, थपकी दी जाए, शाबाश दी जाए, तो दे कैन ब्रिंग आउट देयर बेस्ट। बिल्कुल, और मैंने आपके जो विलिंग वेज के जितने भी लोगों को हम लोग प्रोग्राम्स के थ्रू जानते हैं ना जी, उन सब लोगों में एक चीज कॉमन ये देखिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये सब लोग, मुझे लगता है कि बहुत लॉयल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेडिकेटेड किस्म के लोग हैं, ये सारी आप लोगों की जो टीम है जी। और एक बात जो मैं हमेशा विलिंग वेज वालों को सोचती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छी है कि इनको आप जैसा बंदा है, और जो भी चचा मियां के साथ आपकी टीम है, इनको इनकी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ी सपोर्ट आपकी सूरत। बस कर दें मिस, बस कर दें, इससे ज़्यादा मैं फ्लैटर होकर, मुझे वो मुझे वो एक हमारे सदर थे, वो याद आ गए, वो तलफ़ुज़ में थोड़ा सा वो करते थे, तो आपने इतनी मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें कह दी, तो मुझे ये लगने लगा डर के मारे कि कहीं मैं हवा में ऊपर जाके फट ना जाऊं, तो ये जो है अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। तो जी, ये उनकी मोहब्बत है, वो मेरे बड़े भाई हैं, ही इज़ माई मेंटोर। मैंने बहुत सीखा है। मैं आपको बताऊं कि आफ्टर माई फादर एंड माई एल्डर ब्रदर, डॉक्टर सदाकत हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन मी, दैट इज़ अ फैक्ट। आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम। So that's very kind of you। मुझे ये बताएं कि आपका तो नहीं कभी जेब कटी या पर्स कटा? उनको आती है जेब काटनी? उनको जेब काटनी आती है? हर महीने ही उनकी जेब कट जाती है? अम्मा जी बहाना बदल लें इस दफा, आप हर बार मुझे एक ही बात बताती हैं आके, वो कहती है नहीं बेटा कसम है पहले, और वो इतनी बुरी है, मुझे लगता है कि वो बेचारी सच भूल भी जाती है। मेरा ख्याल है वो हमारी जो फिल्म स्टार मीरा हैं उनसे इंस्पायर्ड है। वो भी जो है कई साल से, पता नहीं 20 साल की हैं कि 22 साल की हैं, और उनसे जब भी पूछते हैं कि अब आप अपनी एज थोड़ी सी बढ़ा लें, वो कहते हैं जो हमने एक दफ़ा बात कह दिया खोचा, वो कह दिया हम अपनी बात बदलता नहीं है। ये बात है, वैसे मीरा उस वक्त भी 25 की थी जब मैं 25 की थी। हाँ, तो देख लें, अभी तक वो एक और भी इस लीग में हुआ करती थी, मगर वो पिया सुधार गई, अमेरिका चली गई। हाँ जी। तो अभी मैं उन अम्मा जी की जो मैं बात कर रही थी ना, कि
उनको फिर मैं हेल्प आउट इसलिए हर दफा कर देती हूँ कि जो कुछ भी है वो बेचारी सच्ची तो है, उनको वो ज्यादा नहीं मैं करती, मतलब इतना होता है कि वापसी को घर का जितना रेंट उनका वो लगना होता है, किराया लगना होता है उन्होंने। अच्छा आपको पता है मिस हिरा इसको एनेबलिंग कहती हैं। मिस हिरा मेरे पास बैठी हुई हैं, वो कहती हैं कि ये जो फ़कीर मांगते हैं और आप उनको दे देती हैं पैसे, ये एनेबलिंग होती है। अच्छा मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ना तो आप बात जारी रखें, मगर मैं साथ में वासे को रिक्वेस्ट करूँगा कि वासे आप भी इधर हमारे साथ आ जाएं, इनको माइक लगाएं, और मिस फरी आप अपनी बात जारी रखें व्हाइल वी आर डूइंग दीज टेक्निकल थिंग्स। प्लीज़ गो अहेड। तो मिस हिरा की मैं आपको बात बता रहा था जो मेरे लेफ्ट पे बैठी हैं, और वो बात ये कह रही थी कि ये फ़कीरों को पैसे देना है, और एक इनका अपना बड़ा मशहूर शेर भी है, बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, ज़माना क्या है वो अहले करम, तमाशाए अहले करम देखते हैं। ये मिस हिरा का मुझे शेर याद आ गया, बड़ा मशहूर है, गालिब तो ऐसे मैंने बीच में फिट कर दिया, शेर इन्हीं का है, बदल कर फ़कीरों का हम भेस हिरा, तमाशा अहले करम देखते हैं। मिस वो आपने एनेबलिंग का जो बात आप कर रही थी, और मिस फरी जो है वो कह रही हैं कि जब वो बड़ी भी आ जाती हैं और हर हफ्ते आके हर महीने आके ये कहती है मेरी जेब कट गई, और ये उनको कुछ पैसे दे देती हैं, तो ये तो एनेबलिंग हुई ना। हाँ बिल्कुल, ज़रा थोड़ा ज़्यादा बोल लिया करें खुदा के लिए। फिर उनको जब पता है कि उन्होंने भी खुद ही कहा कि मुझे लगता है कि वो जान के आ जाती हैं, हर दफ़ा उनकी जेब नहीं कटती होगी, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं कि आपको पता है एक तो, ठीक है, और आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, आप यही कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, सो यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस। अच्छा मैंने इसमें एक और पहलू ढूंढ लिया है। हाँ लेकिन मेरे माइंड पे ना एक दफा मैं वो एक प्रोग्राम देख रही थी दिनेश पंचेत का टीवी पे, जी जिस प्रोग्राम था जी, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए जब आपसे कोई फकीर मांगने आता है ना रोज जी जी कहीं पे, जी, तो आप उस वक्त ये ना सोचे कि ये बंदा जो है इसको अगर जो पैसे दे रहे हैं बंदा मुझे डिजर्व करता है ये नहीं देता जी, वो अल्लाह के नाम पे आपसे मांग रहे हैं, आप अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, आपको आपकी नीयत का स्वाब मिलेगा। आगे वो जो मर्जी करता है वो करे, लेकिन आपको आपकी नीयत का स्वाब मिलेगा। तो मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ। ये अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी मैं ये बात कर रही हूँ, वरना बात ये है कि रीइंफोर्समेंट उनको मिल जाती है या उनको इनेबल कर देते हैं, लेकिन मैं अपार्ट फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट एक ह्यूमन बीइंग भी तो होना है, मेरी बेसिक जो पर्सनैलिटी जो बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंगली मैं करती हूँ। अच्छा बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो है मिस हिरा की बात अपनी जगह, आपकी बात अपनी जगह, मगर उनके दिल के हाथों भी तो देखें, वो भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर हैं जो बड़ी भी आती हैं, जो वो एक मिनट ठहरे, पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। यहाँ पे हमें जो है अब्दुल वासे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। हाँ, और मिस हिरा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और मिस फरी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और जो है बेताब हैं बताने के लिए हमें अब्दुल वासे, और इसको कहते हैं कि 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में मैं एक मुर्गी बन गया हूँ, और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। तो ये आप नहीं हम कहाँ से हेड हैं, देखिए मैं तो वो वाला हेड हूँ, वो जो फुटबॉल में हेड नहीं करते गोल करने के लिए, हेड जो मारते हैं। अच्छा ये ज़रा इनकी बात सुने, ही हैज़ एन अदर पॉइंट ऑफ व्यू टू शेयर विद अस। अब्दुल वासे प्लीज गो। मैं अग्री करूंगा मिस हिरा की बात के साथ, क्योंकि जो भी यूजुअली मांगने वाला आता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारी काइंडनेस पे प्रे करता है, तो व्हाई शुड वी लेट देम प्रे ऑन आवर वीकनेसेस के जो है ना हम उस बंदे को नहीं देते जो वाकई में डिजर्व कर रहा हो, हम उनका बिहेवियर क्यों नहीं रीइंफोर्स करते जो मेहनत कर रहे होते हैं, लाइक जैनिटर्स या जो इस क्लास के अंदर आते हैं जिनको हम पुअर समझते हैं, तो उनके हम बिहेवियर को, हार्ड वर्क को
हम प्रमोट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं उनको किसी तरह टेंजिबल किस्म का जो है ना कोई गिफ्ट दे के या रीइंफोर्समेंट दे के। लेकिन जो मांग रहे हैं और उसके लिए कोई हार्ड वर्क पुट इन नहीं कर रहे तो उनको हम इनकरेज ना करें, क्योंकि इससे जो है सोसाइटी में जो है बहुत सारे ईवल्स जो है ना वो जन्म लेते हैं, काम नहीं करते, स्लॉथ का जो ईवल आ जाता है। अच्छा जी, ये आपने सुनी इनकी बात? बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए एक दो बातें माशाल्लाह आप सब ने भी कही और आप सब बाशऊर और समझदार लोग हैं। अच्छा एक मैं बीच में ज़रा बात कट कर लूँ थोड़ी सी, मैं इधर आमिर हयात आए उनसे करके फिर वापस आता हूँ उसकी तरफ। आमिर हयात प्लीज़ मेरी तरफ से स्पेशल डॉक्टर सदाकत को रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर उनके पास ज़रा सा वक्त हो तो वो आएँ, वो शामिल नहीं हो सके प्रोग्राम में, तो उनके थ्रू जो ही वो आएंगे वी विल, तो ये ज़रा प्लीज़ कह दीजिए। अच्छा मिस फरी, मैं जो बात आप लोग कर रहे हैं तीनों, मैं उसमें अपनी जो है राय भी शामिल करना चाहूँगा। बात इनेबलिंग वाली जो है वो जो आपने कही कि अगर उनका एज ग्रुप ऐसा है कि यंगस्टर हैं और जो है वो फिज़िकल कंडीशन भी ठीक है और फिर भी वो पैसे मांग रहे हैं तो उनको इनेबल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं माशरे के जो बिल्कुल अपाहज हैं या उनका कोई कमाने वाला नहीं है या उनकी उम्र ज़्यादा है, तो इस तरह के लोग हैं। तो बैतुल माल का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि स्टेट जो है उनका ख्याल रखे। मगर जब स्टेट इसका ख्याल नहीं रखती और कोई हमारे सामने दस्ते हाजत दराज करता है और हम भी उसको झटक देते हैं, तो फिर ये मामला जो है बहुत दूर तलक जाता है। और फिर हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कई मरतबा हम जब किसी की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं कि जल्दी से हम कुछ सिक्के दे के, कुछ नोट दे के अपना जो है रांझा राज़ी कर लें, हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएं, तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इफ़ वी हैव टाइम एंड वी कैन, कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिलैंथ्रॉपी कर रही हैं, जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे जैसी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई और मुस्तनद ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम उनको इन्हेंस करें यानी इंस्टीट्यूशनलाइज करें हम अपनी हेल्प को, इंस्टेड ऑफ एक जो है उसको इंडिविजुअलाइज करने की। और वो जो बात आपने मछली पकड़ने की और मछली खिलाने की वो भी बिल्कुल ठीक है कि कई मरतबा हम मछली खिला देंगे मगर नेक्स्ट टाइम वो हम पे या किसी और पे डिपेंडेंट होंगे अपने नेक्स्ट मील के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फरीफुई फॉर हैविंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर शेयरिंग योर कैंडिड पॉइंट ऑफ व्यूज़। बड़ा अच्छा लगा हमेशा की तरह। और जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी बहुत ज़्यादा, ऑल द वे इन पिंडी। थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब हमें ज्वाइन किया है अब्दुल वासी ने, जिनकी आपने बातचीत भी सुनी। अब्दुल वासी, मुझे ये बताइए कि आप यूजुअली चंद साल पहले, यानी जब आप छोटे थे, 5 साल पहले कह लो, व्हेन यू वर 19? सर इंसान वैसे छोटा ही रहता है और सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो सफ़र है वो चलता रहता है। हम अपने एल्डर्स के लिए हमेशा इमैच्योरी कहलाएंगे, ऑल्दो हम जितने भी जो है बड़े हो जाएं। लेकिन प्यारी बात करते हो यार तुम, इतने प्यारे और बातें भी इतनी प्यारी करते हो, हैं कमाल करते हैं यार। यानी कि जो लोग सचमुच अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं वो लोग वही होते हैं जो फिर
बड़े नहीं हो सकते हैं, वो फिर छोटे हो जाते हैं। और जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं और वो समझते हैं कि हम अभी भी लर्न कर सकते हैं और बड़ों से लर्न कर सकते हैं, वो कभी भी छोटे नहीं होते। वो होने हाथ बिरबा के चिकने चिकने पात, यानी कि दे हैव द कैपेसिटी टू ग्रो। तो यार छा गए तुम, हैं? थैंक यू सर, वेरी नाइसली सेड फॉर योर वर्ड्स। तो मुझे ये बताइए कि आप जब छोटे थे तो हाउ डिड यू, मैं अक्सर ये बच्चों से सुन रहा था मिसेरा कि हम 13 तारीख को झंडियाँ लगाते थे और बारिश ज़रूर होती थी और वो भीग जाती थी, और 14 तारीख को हम देख रहे होते थे वो पड़ी हुई हैं झंडियाँ सारी भीगी पड़ी हैं। और हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर 13th August and your 14th August? मैं या मिसेरा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू। अच्छा, जब मैं छोटा था, आज सर आज भी आ गए डॉक्टर साहब, नहीं सर आए ना प्लीज सर, वो सीट उधर लगाएं डॉक्टर साहब को, वैसे आप उधर आ जाए। हाँ नहीं आप रहने दें, हमने ये इंतजाम किया हुआ था पहले से। वहाँ से आप वो इधर सर आए ना, इधर आए आप, बासे वाली जगह पे आए, इधर आ जाए आप, और वहाँ से आप आगे कुर्सी करें। डॉक्टर साहब थोड़ी सी कुर्सी इधर हमारी तरफ कर लीजिए प्लीज, ये टेबल थोड़ा पीछे। और डॉक्टर साहब के लिए ये सर माइक लगा लें आप, और ये थोड़ा सा आमिर यार मेज़ खींच लें आगे की तरफ, डॉक्टर साहब को रूम मिल जाए। अच्छा जी, वासे जो है वो उनको माइक दिया आपने? वासे को माइक दें। मैं उस वक्त से आपसे कह रहा था कि माइक जो है चौथा रखें आप, और जो है ये वाला माइक जो है ना आप ज़रा वासे को दीजिए, क्योंकि उतनी देर में अभी आपको टाइम लगेगा, सो दैट वी कैन हियर वासे आउट व्हाट ही वाज सेइंग। वासे क्या कह रहे थे? हाँ जी, वासे की बात जो हम उनसे पूछ रहे थे कि आप किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट किया करते थे। लग गया माइक, कैन बी हियर इट? बोले वासे आप बोले। अच्छा, 14 अगस्त का आपने आगे कर दिया, कैमरे में है जी। 14 अगस्त का आप मुझसे पूछ रहे थे, तो जब मैं छोटा था तो अगर मैं देखूं तो अब कितने छोटे थे? यही अभी मैं भी इनसे सवाल कर रहा था सर, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, उसके लिए प्रोग्राम देखना पड़ेगा। अच्छा चलें ठीक। ये कह रहे थे कि मैं अभी भी छोटा हूँ बड़ों के लिए। अच्छा, तो मैंने कहा इतने से नहीं सर, इतना भी नहीं। अच्छा, बात हो रही थी कि 14 अगस्त किस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते थे, तो उस टाइम मैं देखता था कि बच्चों के अंदर एक पैशन है और उनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का पता है कि हम क्यों ये मनाते हैं, एक सेंस ऑफ पर्पस था, मीनिंग था। लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह टाइम गुजरता गया और अनफॉर्चुनेटली जो है वो टेररिज्म और वो सब इंक्रीज हुआ, तो ये थोड़े मध्यम हो गए थे, इनका जो पैशन था वो चीज़, क्योंकि हालात ख़राब हो गए। लेकिन अब वापस जो है ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ आवर आर्मी ये चीज़ वापस आ रही है, उसी तरीके से जो है जिंदा दिली के साथ जो है ये हम मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल सेड। अच्छा डॉक्टर सदाकत, मैं आपसे ये सवाल करूं, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, कभी ना कभी बच्चा तो रहा होता। मुझे आप कभी कभी शेयर भी करते हैं अपनी वालिदा की वो बात जो मुझे बहुत ही स्टिक की है, कि उन्होंने एक दफ़ा आपको कहा कि जाएं शायद माश की दाल लेके आए, और आपने कहा कि जो है वो किस तरह होती है और कैसे मैं लेकर, तो उन्होंने कहा ले बगैर कार वापस ना आए। तो वो आप मुझे बताएं कि योर childhood days probably were in 1960s maybe, and how did you see Pakistan growing from 60s, 70s, 80s, 90s and then this new millennium? तो एक सफ़र है, you were growing, Pakistan was growing, and then you were in your childhood you were in Lahore, then you happened to go to Karachi for your medical college, then for a while you went abroad to Saudi Arabia, and then you came to Lahore, and at that time in 70s Lahore was different, and then it kept, so how do you see this whole thing? You have seen 50 years of Pakistan maybe or more. हाँ, ये बड़ा मज़े का काम है, क्योंकि मैं 1952 की पैदाइश है मेरी, और पाकिस्तान के इब्तदाई
10 सालों में ही मैंने होश संभाल लिया था। होश मैंने ज़रा जल्दी संभाल लिया था क्योंकि मैं बातें बहुत जल्दी करना शुरू हो गया था जी। और मेरे जो घर वाले हैं, मेरे माँ बाप, मेरी वो बातों से काफ़ी परेशान होते थे क्योंकि मेरे पास हर वक्त एक नई बात, कोई ना कोई बात ज़रूर होती थी। सर आपका you have not lost your touch even today। अच्छा, मुझे शुरू से पता चल गया था इब्तिदा से कि बातें करना सबसे आसान काम का पता चल गया। तो वो जो आप बता रहे हैं कि अम्मी कुछ कहती थी तो फिर मैं कुछ कहता था जी। या मैं अपने वालिद साहब से भी बातें करता था। उस ज़माने में माँ बाप से बातें करने का रिवाज नहीं था। ये शायद आज के जो बच्चे हैं उनके लिए अजीब बात हो, जो माँ बाप से बहुत घुल मिल के बातें करते हैं और माँ बाप के बहुत वो करीब होते हैं उस तरीके से। तो हमारे ज़माने में माँ बाप का रिवाज ये था कि ज़रा औलाद को ज़रा डिस्टेंस पर ही रखें और बातें करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। बच्चों से क्या बातें करना, मतलब वो ये सोच होती थी। तो मेरे वालिद साहब कभी बैठे होते थे, वो काश्तकार थे और कभी आपको पता है ज़िम्मेदार काश्तकार जो होते हैं उनकी फसल अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती, कभी मार्केट में वो अच्छी बिकती है, कभी नहीं बिकती। तो कभी वो उदास बैठे होते थे तो मैंने आके उनसे शुरू हो जाना कि आप उदास क्यों बैठे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताना, तो मैं कहना अच्छा फसल अच्छी क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो थोड़ी देर में उन्होंने तंग पड़ जाना कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो उस ज़माने में ये भी बड़ा रिवाज था कि बच्चों को जो है भगा भगू दिया जाता था। ठीक। लेकिन आजकल तो वालिदैन बच्चों के साथ बड़ी बातें करते हैं। हमारे ज़माने में इतना रवाज नहीं था। तो वो पेरेंटिंग का स्टाइल और ये पेरेंटिंग का स्टाइल क्या मुख्तलिफ है? दोनों में से कौन सा बेहतर है? सब अच्छा है, वक्त वक्त की बात है। जैसे मैंने कहना अम्मी को छुट्टियों के दिनों में, गर्मियों की छुट्टियों के दिनों में कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, तो उन्होंने कहा चलो आओ मेरे साथ बर्तन साफ करो। तो थोड़ी देर में मैं कहना मेरी बोरियत ठीक हो गई है, नहीं पहले अब मुकम्मल करके जाओ। वाह। तो वो इस तरह की चीज़ें। ये देखिए आपकी दिस इज़ अ लेसन कि अगर कोई काम शुरू किया तो पूरा करो। हाँ, तो वो कई दफ़ा उन्होंने मुझसे आटा गुंदवा लेना, कई दफ़ा उन्होंने कोई किचन के जो कोई मतलब उनकी कोई बेटी नहीं थी मेरी अम्मी की, हम 4 भाई थे और मैं ज़्यादा काबू आ जाता था। और इस तरह मुझे काफ़ी खाना पकाना, किचन के काम, ये वो सारे घर में, वो कपड़े धोती थी तो मुझे कहते तुम निचोड़ना शुरू कर दो, तो फिर मैं वो निचोड़ना, मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। नहीं मगर साजिद भाई आप ये देखें कि while helping your mom there are 2 lessons that I am learning। एक तो ये कि हाउ टू बी क्लोज टू योर पेरेंट्स, नॉट जस्ट वर्बली बल्कि सचमुच उनसे उनकी मदद करके भी। आजकल बच्चे इसमें भी पीछे रहे हैं कि माँ बाप की मदद नहीं करते। 1 नंबर 2 यू आर गेटिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज हाउ टू डू थिंग्स। यानी सिर्फ गल्ला नहीं, बातें तो आप कहते हैं अच्छा था ही, मगर प्रैक्टिकल काम भी आपको करने पड़ रहे थे और कर रहे थे आप। हाँ, बहुत सारी अजीबोगरीब बातें भी थी मेरी कि मसलन अगर मेरे वालिद के कोई दोस्त आके बैठ के उनके साथ गपशप कर रहे हैं तो मैं बीच में आके बैठ जाता था, ऐसे जैसे कि मतलब मैं भी पार्ट एंड पार्सल हूँ उस महफिल का। तो वो कहते जाओ तुम जाके खेलो, तो मैं कहता था तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता इधर, मतलब मैं क्या प्रॉब्लम पैदा कर रहा हूँ। तो वो उनको शायद कोई मुश्किल पेश आती थी। इसी तरह मेरी वालदा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जो रिश्तेदार भी थी, उनका नाम था खाला हदायत, हम उनको खाला हदायत कहते थे और हम उन्हें बीबीसी भी कहते थे। उस ज़माने में आपको पता है बीबीसी रेडियो काफ़ी लोग सुनते थे, तो हम उनको बीबीसी भी कहते थे क्योंकि वो सारे ज़माने की खबरें लेके आती थी, शेयर करती थी मेरी वालदा के साथ। और अक्सर जब कोई बात वो शुरू करती थी तो बड़े क्यूरियस अंदाज में वो शुरू करती थी बातें। और जब मेरी अम्मी इंक्विजिटिव होके पूछती कि अच्छा बताओ फिर क्या हुआ, तो वो आगे से कहती चुप कर लो कुछ ना कुछ। ये उनका एक बड़ा पक्का डायलॉग था कि फिर अम्मी ने कहा नहीं बताओ। तो फिर वो बताते थे तो मैं भी बीच में बैठा होता था। फिर कोई ऐसा क्रूशल मोमेंट आ जाता था कि वो मुझे कहते थे कि तुम भागो यहाँ। तो मेरा काम था कि निन्नो जरूर लेना, हर काम में निन्नो लेना समझ जी, कोई ना कोई थोड़ी सी बात पता करना, कोई ऐसी अंदर की गल की है। तो कुछ ना कुछ मेरे पास हर बात का जवाब होता था। कभी मतलब मैंने नहीं पढ़ना, मेरा नहीं दिल करता, तो पढ़ा के छड़ांगे, पढ़ा के। मैं कहता हूँ कि कैसे पढ़ाएंगे मुझे,
कहते हैं तुम्हें ऐसी चुकाई करेंगे कि तुम पढ़ोगे। ये मॉडल अब क्यों नहीं चलता? बस वही वक्त की बात है ना, मॉडल पुराने मॉडल तो आज के ज़माने में नहीं चलते। तो वो मैं कहता हूँ कैसे पढ़ाएंगे, कहते पढ़ा के छटाएंगे। मैं कहता मैं मुँह ही नहीं बोलांगा तो तुझे फिर पढ़ाओगे कि? तो फिर उन्होंने कहना कि अच्छा पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या करोगे। तो मेरे दिन में फ़ौरन आइडियाज़ जागने शुरू। मैं कहा दूध दही की दुकान खोलूँगा। मेरे ख्याल में दूध दही की दुकान जो है ना वो $1 मिलियन आइडिया। मैं कहता हूँ इतना सुचल आइडिया था मेरे जेब में। उस वक्त मेरे जेब में होता था कि ये जो बहुत बड़ा कारोबार होता है ये दूध दही की दुकान होता है, क्योंकि वो मुझे अभी भी जेहन में बड़ा फैसिनेट करता है कि किस तरह वो चेयरमैन की तरह बैठा होता है बंदा जो दूध दही की दुकान आलती पालती मार के, और उसके दाएं बाएं लोग जो है आ रहे हैं, वो कूंडे पे कूंडे आ रहे हैं और जो है ना दूध 2-2 फुट दूध लंबा करके वो मुझे कोई मल्टीनेशनल कंपनी की तरह वो मतलब लगता था। सो उस तरह फिर हमारा माहौल बड़ा अच्छा था, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर घर में नहीं रहते थे, गलियों में रहते थे। मतलब घर में जैसे अब बच्चों को बंद करके रखा जाता है कि बाहर कोई ख़तरा है या डर है, तो हमारे यहाँ कोई ख़तरा नहीं था। बस बच्चों को हर वालिदैन सुबह सवेरे फारग करके तो निकाल देते थे छुट्टियों के दिनों में या वैसे भी, और बच्चे गलियों में खेलते थे। हमारी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स में बहुत हम हिस्सा लेते थे। हमारी स्पोर्ट्स थी कि वो ये जो होता नहीं बांदर किला, कभी सोचा? वो हमारी बड़ी टॉप की स्पोर्ट, वो जिसमें कोई एक जगह पे जूतियाँ जमा करते थे। हाँ, गरीबों की यही स्पोर्ट्स होती थी कि वो एक जगह किला ज़मीन में गाड़ देना, उसकी एक रस्सी होती थी 4 फुट की, वो एक बंदा पकड़ लेता था और तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी अपनी जूतियाँ कंट्रीब्यूट कर देते थे। यानी जूतियाँ सब उतार देते थे और उसके इर्द गिर्द वो जूतियाँ जमा हो जाती थी, और उसके बाद जिन लोगों की वो जूतियाँ हैं उन्होंने वो जूतियाँ वापस उठानी होती झपट के, और वो ऐसे उसने उसकी ये था कि अगर उसने हाथ लगा दिया आपको तो इसका मतलब है कि फिर आप नाकाम हो गए, आपने जूती नहीं उठाई। फुर्ती चाहिए। अच्छा, इस फुर्तियों के लिए सब जूतियाँ उठाते थे, और जब सारी जूतियाँ उठाई जाती थी तो ये सिग्नल होता था कि अब वो जूतियाँ उस बंदे को मारी जाएंगी, और उस वक्त तक मारी जाएंगी जबकि दूर एक सिग्नल पोस्ट तक वो नहीं पहुंच जाता। कोई 100 मीटर के फासले पे वो पोस्ट होती थी जिस पे जाके वो हाथ लगाता था, तो फिर उस पर जो जूतियों की बरसात है वो बंद हो जाती थी। सर ये तो बड़ी यानी कि जिसको कहते हैं ना कमांडो एक्शन स्पोर्ट्स है। बहुत प्लेयरेबल स्पोर्ट थी जिसमें वो पहले तो वो उठाने नहीं देगा, और अगर उठाई दें तो फिर उसने एक पोस्ट तक रन करना है, फिर जाके जान छूटेगी, वरना उस वक्त तक जूतियां पड़ती रही। तो ये चलिए पहले बंदे तो बांदर बनाता है इसीलिए उसको बांदर किला कहते थे। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स ये स्ट्रीट स्मार्ट बनाने वाली गेम्स थी। फिर इस तरह एक पीठू गर्म होता है। ओह बिल्कुल, वो जिसमें जो है ठीकरियाँ उनको ऐसे 7-8 ठीकरियाँ कर देते, तो एक बंदा जो है वो उनको गिराने की कोशिश करता था, दूसरे जिसके हाथ में बॉल आता था वो जो है ना जो आपने फरमाया गर्म, वो उसको गर्म कर देता था। यानी वो इतने जोर से लगती थी कि जहाँ पीठ पे लगती थी। हर गेम में अजियत जरूर थी यानी अजियत के बगैर कोई गेम नहीं होती थी। सर जिंदगी इज लाइक दैट। हाँ, ऑनेस्टली कि मजा और तकलीफ आपस में मिक्स से होके वो हमारी गेम्स थी। इसी तरह लाइफ इज लाइक दैट। तो उसी वजह से तो हमें प्रॉब्लम फिर नहीं लगते, और वो बंटे और अखरोट और वो जो टीचर लगाना निशाने, फिर लाटू, फिर पतंगबाजी और गुल्ली डंडा, ये चीज़ें थी जो कि उस वक्त बच्चे इनसे बहुत सीखते थे। मैं आपको बताऊं कि बड़ी लो कॉस्ट स्पोर्ट्स थी ये, यानी जिसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा इक्विपमेंट नहीं होता था, और आप फौरी तौर पर अपने अपने जूते या रस्सी कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करके तो गेम शुरू। आजकल के बच्चों को ये पैराफर्नीलिया चाहिए, टैबलेट चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और वो वीडियो गेम्स की शक्ल बन गई है। हिलना नहीं है अपनी जगह, हिलना नहीं है, काउच पोटैटो बने हुए हैं, और ख़ास तौर पर फ्रेंच फ्राइज खाते हुए ये सब काम बच्चे आजकल के। फिल्म देखने भी जाएंगे तो पॉपकॉर्न्स का पहाड़ चाहिए। हाँ, तो ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पियाँ नहीं होती थी। हाँ, फिल्मों की एक दिलचस्पी थी जो सन 60 के बाद शुरू हुई सिनेमा में। वो इंडिया से फिल्में आती थी?
इंडिया से पुरानी फिल्में आती थी, नई फिल्में नहीं आती थी, लेकिन नई फिल्में यहाँ बनती थी। मुझे याद है कि एक फिल्म जो सबसे पहले मैंने अपने फादर के साथ देखी थी वो थी चिराग जलता रहा। कौन था उसमें? ये उसमें मोहम्मद अली और ज़ेबा और दीबा की ये पहली फिल्म थी। और फिर मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक़ था मुझे, और मैं बड़े बगौर फिल्मों को देखा करता था। और अब भी मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि कैसा मेयार था उस वक्त फिल्मों का पाकिस्तानी? बहुत अच्छा था। मौसीकी का ख़ास तौर पर मेयार बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंगर्स थे उस ज़माने में और मौसीकार थे वो बहुत ही अच्छे थे। और चूँकि इंडिया से सिर्फ पुरानी फिल्में आती थी और नई फिल्में नहीं आती थी, और उस वक्त अभी ये दौर नहीं शुरू हुआ था जो 75 में शुरू हुआ कि इंडिया से VCR के ज़रिए एक फिल्म आई थी जो कभी कभी, जो बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उससे पहले सिर्फ हम इंडिया के गाने सुना करते थे। एक रेडियो बिनाका हिट परेड होती थी, उस रेडियो सेलोन या श्रीलंका से। हाँ, उसमें वो बताते थे कि कौन सा गाना सबसे सुनाया। हाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त, उनकी एंकरिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छे। भाइयों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त गानों के मनोरंजन के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसमें इंडिया से सिर्फ गाने थे जो कि हमें पता चलते थे। फिर 75 में जब ये कभी कभी आई है तो वो पहली फिल्म थी जो VCR के ज़रिए देखी, और कैसेट्स बड़े साइज़ की होती थी, 3 अदद, जिनमें 45-50 मिनट्स का एक हिस्सा होता था। और फिर लोग जो हैं वो देखते थे अपने घरों में VHS। तो VHS, और फिर वो चला गया सिस्टम, तो DVDs के ज़रिए आना शुरू हुआ। ये फिर 86 के करीब ये सिलसिला, इससे भी कुछ बाद में शुरू हुआ। तो ये जो है वक्त के साथ साथ ये सब कुछ सारा बड़ा खूबसूरत लगता है, हर चीज़ का मज़ा याद रहता है। और मैं समझता हूँ कि अब इतना खूबसूरत ज़माना देखने को मिल रहा है, यानी जो लेट 50s में मैंने होश संभाला और अब मैं समझता हूँ कि ज़माना बहुत खूबसूरत हो गया है, चीज़ें बड़ी निखर गई हैं, संवर गई हैं और अच्छी शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं कि जितना यानी मैं इंजॉय कर सकता हूँ ये इंटरनेट को और स्मार्टफोन को, आज का टीनेजर उतना इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये चीज़ें शुरू से ही देखी हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में तो कोई सेल फ़ोन नामी चीज़ नहीं थी, और लैंड नंबर भी किसी किसी घर में होता था, और बहुत रिच फैमिलियों में भी गाड़ी या फ्रिज या AC का कोई रिवाज नहीं था। माल रोड पे 70s और 80s में क्या पोजीशन थी? बस एक गाड़ी गुजर गई तो बस फिर इंतज़ार करें कि अगली गाड़ी कब गुजरेगी। इवन 70s तक कोई रश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। माल रोड पे भी आप देख लें या किसी भी आप सड़क पे देख लें, उस ज़माने में लाहौर में टांगा एक सवारी के तौर पर काफ़ी पॉपुलर था, और लोग 4-5 किलोमीटर का फासला टांगे पे बैठ के करते थे। एक होता था सवारियों वाला टांगा और एक सालम टांगा होता था, वो यक्का टाइप। सालम का मतलब ये है कि आपके लिए मखसूस हो गया, वो आपने सौदा कर लिया कि सिर्फ आप बैठेंगे, और सवारियों का ये है कि कोई बैठ रहा है कोई उतर रहा है, जैसे बसों में सिस्टम होता है। बसें उस ज़माने में थी बहुत रेयर, और देखिए सड़कों पे ज़िंदगी ना देखने के बराबर थी, कुछ नज़र नहीं आती। मतलब आपको हैरत होगी कि 75 में लाहौर में कोई स्नैक बार, कोई रेस्टोरेंट, कोई नामी चीज़ नहीं थी। यानी गोगो स्नैक बार जो 77 में हमने देखी माल रोड पे, जो 6 फुट बाई 10 फुट की जगह पे वो कायम थी। फिर उन्होंने ही गोगो स्नैक बार जो मेजर अजीज़ भट्टी के सगे भाई हैं उन्होंने वो खोली थी, और लिबर्टी मार्केट में उन्होंने गोगो ज़रा थोड़ा बड़ी स्नैक बार बनाई। आज देखें साकिब भाई, ये वो गोगो स्नैक बार थी, और आज जिसको देखें वो सियासतदानों को गो कर रहा हो। गो नवाज दो और गो इमरान, जो भी सर हाथ चढ़ जाए। मुशर्रफ साहब से वहाँ से शुरू हुआ था गो वाला नारा।
हाँ, वो मुझसे मुझे याद आया कि जब मैं पहले आया था तो आपने मुझे वापस भिजवा दिया था, तो मैं तो आ नहीं रहा था। नहीं सर, वो पता है क्या, सलीम साहब से गाना सुनना था तो उनको भी बिठाया ही था। वो मेरी वजह से गाना नहीं सुना तो मैंने कहा, लेकिन आप मुझे बताइए आपने मुझे क्यों निकाला? नहीं सर, वो निकालने वाली बात आपने भी वजीर आजम वाली बात शुरू कर दी है। मैं ऐसी क्यों निकाला? नहीं सर, नहीं हमने कोई नहीं निकाला, ऐसा मैं कह नहीं सकता, ये कोई नहीं काटता सर। अच्छा, अपनी करनी होती। अच्छा, लेकिन बंदा खुद से जिम्मेदारी तो नहीं उठाता सर, बड़ा मुश्किल है, अपने तरफ फिंगर करना बहुत मुश्किल है। भाई अवाम तो वोट दे के आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, आप क्या ऐसा करते हैं कि फिर आपको निकलना पड़ता है? और आप अगर देखें तो 80 की दहाई में जब वो कोई बाकायदा वोट लेके नहीं आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर, और बगैर किसी वजह के वो वज़ीरे ख़जाना बन गए, और बगैर किसी ज़ाती कोशिशों के या पॉलिटिकल एफर्ट्स के वो वज़ीर आला बन गए, फिर दोबारा वज़ीर आला बन गए। अच्छा, ज्यों वो मेरिट पर मुंतखब होना शुरू हुए तो सस्टेन करना उन्होंने छोड़ दिया। फिर शायद एंटाइटलमेंट हो गई कि अब पहले तो वो शायद किसी की सुन लेते होंगे, क्योंकि बना के रखनी पड़ती है ना, अपनी कुर्सी की हिफाजत करना तो आपका अपना ही फ़र्ज़ होता है ना। जो भी कुर्सी आपकी हो, जिस कुर्सी पर भी आप बैठते हैं, घर में वालिदैन जिस मकाम पर होते हैं, तो ये उनका अपना फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी पोजीशन को अच्छा बना के रखें। इसी तरह दफातर में जिस पोस्ट पे भी आप होते हैं, उस पोस्ट में अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करना भी आपकी अपनी ही जिम्मेदारी है। कोई और नहीं आएगा कि जो पहले आपकी कुर्सी की हिफाजत करे और फिर आपको बोले कि अच्छा प्लीज़ फंक्शन। तो ज्यों पब्लिक वोट लेने लगे तो उनका सरवाइव करना इस पोस्ट पे, जिसे वज़ीर आज़म की पोस्ट कहते हैं, मुश्किल होता गया। अब उनको लगता है कि ये पता नहीं और लोगों का कसूर है जो मुझे टिकने नहीं देते इस पोस्ट पे। सर, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट, वज़ीर आज़म की पोस्ट जो है पाकिस्तान में, उस पर कोई भी ज़्यादा देर नहीं टिका। वजह उसकी यह है कि उनके अंदर सलाहियतें नहीं थी ना इस इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर टिकने की। देखिए, जब आप किसी मकाम पे खड़े होते हैं तो उस मकाम पे खड़े रहने के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत होती है, अगर वो कम पड़ जाएं तो आप अपने मकाम पे खड़े नहीं रह सकते। देखिए, आजकल वालिदैन भी शाकी रहते हैं ना, हमें औलाद तंग करती है, हमारी बात नहीं मानते, ये है वो है। लेकिन असल बात ये है कि जब आप औलाद पैदा करते हैं तो फिर आपको अपने अंदर ये सलाहियतें पैदा करने की भी ज़रूरत होती है कि औलाद के साथ अच्छे तरीके से खुश व खुर्रम और मज़ेदार ज़िंदगी कैसे गुजारें। सो इसी तरह कोई पोस्ट होती है तो कोई आपकी मदद नहीं करता अनजाने देश से आके कि आप उस पर सर्वाइव कर सकें। जब आप इतना कष्ट करते हैं कि वोट लेके तो आके वज़ीर आज़म की पोस्ट पे आप बैठ जाते हैं, तो फिर ऐसा तालमेल बनाना और ऐसे हालात रखना कि आप सर्वाइव कर सकें और आपको कोई उठा के बाहर ना फेंके, ये ऐसा नहीं कि कोई आपको खुदा वास्ते मौका देगा कि आप मौजे करें, आप वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म बनना और फिर इस पोजीशन पे निभाह करना ऐसी कुव्वतों से जो कि आपके सामने मज़ाहमत करती हैं, तो उन कुव्वतों के साथ निगोशिएट करना भी तो आप ही की ज़िम्मेदारी है ना। तो अवाम तो खुद मुंतखब करके किसी को वज़ीर आज़म बनाते हैं कि हमारे काम करेंगे। अब अवाम से ये तवक्को रखी जाए कि वज़ीर आज़म को उस पोस्ट पे भी बिठाएं, फिर उनकी वो जो पोस्ट है उसकी हिफाजत भी करते रहें। इट्स आस्किंग फॉर टू मच। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जो है उसमें आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। बिफोर यू ऑल लीव टुडे ऑन जश्न आज़ादी ज़ीव, ये आज़ादी स्पेशल हम प्रोग्राम करें, मैं एक ही सवाल आप तीनों से करूँगा वन बाय वन। सबसे पहले वास्ते आपसे वही सवाल कर रहा हूँ कि हाउ डू यू सी पाकिस्तान फ्यूचर? आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर देखा जाए तो इंसानों को, जो भी पाकिस्तानी हैं, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए और जो पोटेंशियल है वो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए, इंसाइट मिलनी चाहिए। वो अगर मिल जाती है तो हमारा फ्यूचर एज अ पाकिस्तानी होने से
बहुत अच्छा और ब्राइट हो सकता है। लेकिन अगर इंसान अपनी वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स रिकॉग्नाइज ना करे और बस अपने वर्ड्स के ऊपर चलता रहे तो फिर मैं अनसर्टन देखता हूँ। Thank you very much, Vasi, for your input. Miss Hira, is it asking for too much, this question, if I put it to you? No, sir. मेरे तो हाथ पाँव कांपने लगे, आप क्या जवाब देंगे? सर मैं पाकिस्तान का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट देखती हूँ बिकॉज पाकिस्तान ने प्रोग्रेस तो की है इन ऑल दीज ईयर्स जी वहाँ एंड स्टिल इट इज़ प्रोग्रेसिंग एंड डे बाय डे वी सी मतलब डिफरेंट क्या कहना चाहिए पोटेंशियल्स राइजिंग सो पाकिस्तान का फ्यूचर इज़ ब्राइट। थैंक यू वेरी मच मिस सिरा। डॉक्टर सदाकत अली, टू रैप अप द प्रोग्राम एंड टू स्पेशली हमारे जितने भी विलिंग वेज फेसबुक पेज पे हम प्रोग्राम गुज़श्ता 8-9 माह से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 1 मिलियन मार्क ऑलमोस्ट, और हमारी रीच और ख़ास तौर पे इट्स नॉट द नंबर्स, जो हमें रिस्पांस मिलता है, जो ऑनेस्टली हमें इनबॉक्स में और जो हमें दीगर जिस तरह से लोग पजीराई करते हैं और वो जिस तरह से बताते हैं कि हम किस तरह से उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फैसेट्स में वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वी रियली फील प्राउड। और मैं यहाँ पे ऑनेस्टली बिकॉज आपस में भी बात करते हैं मगर इस फोरम पे भी वंस अगेन मैं रीइटरेट करूँगा कि आपने हमेशा विजन एक देखा है and you have always tried to contribute not only to individuals but society at large। और ये जो हम कर रहे हैं विलिंग वेज पे, ये जो कार्य खैर कर रहे हैं, ये जो हम रीच आउट कर रहे हैं, ये जो हम लोगों में एक शऊर बेदार कर रहे हैं, और ये हम जो फ्री एक सर्विस दे रहे हैं, साइकियाट्रिक सर्विसेज, साइकोलॉजी की सर्विसेज, हम बेदाग खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स योर विजन दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग हियर एंड ऑन दिस 70th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर नेशन? देखिए, मैंने तो तकरीबन पाकिस्तान के साथ बहुत वक्त गुजारा है, यानी पाकिस्तान अभी आगाज़ में ही था कि मैंने होश संभाला और मैंने पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आते हुए देखा है। पाकिस्तान में जमहूरी कदरों में इजाफ़ा देखा है, पाकिस्तान में तरक्की देखी है, खुशहाली देखी है, और चीज़ों को अगर हम सही तरह इंटरप्रेट करें, अगरचे हमें मुश्किलात हैं जैसे बिजली की कमी का सामना है, तो इसका भी असल पहलू ये है कि यहाँ बिजली की खपत ज़्यादा हुई है। तो बिजली की खपत ज़्यादा होने का मतलब तरक्की की अलामत है ना। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है। पाकिस्तान में देखते ही देखते पहले 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं थे मेरे बचपन में, अब पाकिस्तान में अब सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं, जाल बिछा हुआ है, और दुनिया में पाकिस्तान एक काफ़ी अहम मुल्क है और पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क को टेररिज्म के अगेंस्ट जंग में पाकिस्तान के ताउन की हमेशा ज़रूरत रही और पाकिस्तान ने वो ताउन दिया, और पाकिस्तान के लिए इस वक्त वाइल्डली इम्पॉर्टेंट मसला जो है वो टेररिज्म के मसले को हल करना है, और ये मसला हल करने के लिए विजडम की ज़रूरत है। ये मसला हल करने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या मसला है, और जहाँ वो मसला है उस मसले को वहाँ पहुँच के अच्छे तरीके से हम हल करें। ये फ़िलोसॉफ़िकल मसला है, ये मेरे ख़्याल में जंगो जदल का मसला नहीं है, बल्कि फ़हम व फ़रासत का मसला है, ये तबादला ख़यालात का मसला है। ये हमें एक दूसरे के साथ सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है कि सोचों का टकराव किस कदर ज़्यादा है कि उसको आप टेररिज्म की शक्ल में नुमाया देखते हैं। वो सर मुझे बात याद आ गई, वो जर्मन चांसलर हैं मर्केल, उनसे कोई ये बात कह रहा था कि, और शायद किसी और से भी, कि जो मारने वाला है वो भी अल्लाह अकबर कह रहा है और जो मरने वाला है वो भी अल्लाह अकबर कह रहा है। पर बीच में पीछे कहीं सोचों का टकराव है, और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वो सोचों का टकराव है, और ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमने उसे जो जंगो जदल की शक्ल दे दी है। यानी जो मसला सोचों के फ़र्क के साथ पैदा हुआ है, अगर हम वापस उसको तबादला ख़यालात के ज़रिए हल करना शुरू करेंगे, डिस्कोर्स करेंगे, बहस मुबाहिसा करेंगे,
और टॉलरेंस को, यानी हमारे और दूसरे लोगों के दरमियान जो फ़र्क होता है उसके लिए एक बुनियादी एहतराम को मलूज़ खातर रखेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब सब्र बड़ा चाहिए, हम चाहते हैं नहीं, सब्र का मतलब असल में इंतज़ार होता है और जो इंतज़ार करते हैं वही कामयाब होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है और आप देखिएगा कि बाज़ औक़ात शर में से भी खैर निकलती है। ये जो टेररिज्म का मसला है, इससे दुनिया में जो हालात पैदा हो रहे हैं, अनकरीब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान से रुजू करेंगे और जब ओवरसीज़ पाकिस्तान आएंगे तो वो बहुत सी सलाहियत, रोशनी और माल-ज़र लेके आएंगे और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में उनका किरदार बहुत अहम होगा। और आप देखिए कि हमारे यहाँ तालीम के पहलू से भी अगर आप एक नज़र डालें तो वालिदैन की अगर आप तमन्ना पूछें किसी भी वालिदैन की तो उनकी पहली तमन्ना ये होती है कि उनकी औलाद तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो। ये है वो इनकलाब जो मैंने पिछले 50 साल में देखा है। हमारे बचपन में वालिदैन को ये कतई कोई ख़ास शौक़ नहीं होता था कि उनके बच्चे पढ़ें। 10 में से 5 बच्चे लाहौर शहर के अंदर रहते हुए 10 में से 5 बच्चे स्कूल कोई नहीं जाते। आज 10 में से 10 बच्चे लाहौर शहर में स्कूल जाते हैं और आगे तालीम हासिल करते हैं, अगरचे बहुत रास्ते में इस सफ़र को अधूरा छोड़ देते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के फ्यूचर का ताल्लुक़ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान की कौम की सलाहियतों को सारी दुनिया मानती है और आबादी भी तो हम बेबहा बढ़ाते हैं, हमारे साथ है किसी का जोड़। तो अब देखिए कि आखिरकार इंसान ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं और इस बात में भी मैं मनफी पहलू नहीं सोचता कि हमारे यहाँ आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि असल मसला ये नहीं है कि आबादी तेज़ी से बढ़ती है कि आहिस्ता बढ़ती है। असल मसला ये है कि जो नफूस इस दुनिया में आते हैं, जिनको अल्लाह ताला इस दुनिया में आने का शर्फ बख्शता है, वो इस दुनिया में आके क्या करते हैं। एक कारआमद ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया में किसी पहलू से मुस्बत तब्दीली ला के जाते हैं या बस वो इस दुनिया में से दबे पाँव गुजर जाते हैं। ये जो बड़े आदमी की निशानी ये होती है कि वो दुनिया को जिस हाल में पाए उससे कुछ बेहतर करके जाए। और अगर हम इस पहलू से अपने किरदार को देखें तो फिर हमें शिकवा नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हमारे नामसाद हालात हैं। जहाँ हम हैं और जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके अंदर बेहतरी लाने का अज़्म अगर हम कर लें तो इससे फ़र्क पड़ेगा और हम दूसरों की तरफ देखना छोड़ें, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी तरजीहात का तयन करें और सोच समझ के कदम उठाएं, नताइज को मद्देनज़र रखते हुए कोई कदम उठाएं तो पाकिस्तान के लोगों को भी तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो ऑलरेडी इस लंबे सफ़र में पाकिस्तान में बहुत सी बेहतरीन और मुस्बत तब्दीलियों को देख चुका हूँ, मुझे तो इस बारे में कोई शक ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सदाकत। अब्दुल वासी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्रा आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया। एसी आपके ऊपर डायरेक्ट आ रहा था, आपने हाथ यूँ किए थे मगर आपने हिम्मत नहीं हारी, फ्रीज़ आप हो गई मगर आपने प्रोग्राम में शामिल हुई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सदाकत, थैंक यू सो मच, स्पेशली थैंक यू टू यू। नाजरीन, इसके साथ ही हमें सेंट्रल कैमरा, ये वाला कैमरा, इसके साथ ही नाजरीन इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। हमारे पास जितने भी शुरका आए उन सब के दिल की आवाज़, सब पाकिस्तानी, सब के दिल की आवाज़ ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अगर पाकिस्तान को बुलंदी पर, तरक्की पर लेकर किसी ने जाना है तो बाहर से कोई आने वाला नहीं है, हम पाकिस्तानियों ने यही करना है। सो अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान का सब सलाली परचम हमेशा बुलंद रखिएगा और उसके लिए जीते जागते हुए भी हमें हर लम्हा, हर पल ये कोशिश जारी रखनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।